हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। समाज का भविष्य और समाज का सबसे सुभेद्य वर्ग यानी बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों पर आधारित है। दरअसल हमने कोविड-19 महामारी के दौरान देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो समय है अपना ऑनलाइन, चाहे पढ़ाई के लिए हो या शिक्षा के लिए हो या मनोरंजन के लिए हो, इन सभी चीज़ों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते नज़र आए और उसकी एक आवश्यकता भी थी, जिस कारण उन्हें इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना पड़ा। हाल ही में संसद में इस बात का जिक्र किया गया है और एनसीआरबी के डेटा के बारे में उल्लेख किया गया है कि एनसीआरबी का डेटा बताता है कि बीते कुछ समय में, खासकर कोविड-19 के प्रभाव के बाद, महामारी के प्रभाव के बाद, बच्चों के खिलाफ जो ऑनलाइन और साइबर से संबंधित जो अपराध हैं उनमें वृद्धि हो रही है। खास तौर से ऐसे अपराध जो बच्चों से संबंधित यौन अपराधों को बढ़ावा देते हैं, बच्चों को ऐसे कामों के लिए प्रेरित करते हैं और बच्चों को ऐसी कामों के लिए बहलाते फुसलाते हैं जिसके ज़रिए वे किसी भी तरह के अश्लील कंटेंट में शामिल हो जाएं या ऐसी कोई पॉर्न से संबंधित सामग्री बनाएं या उसके तहत उनका उपयोग किया जा सके। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को कैसे रोकेगा समाज। तो आज का जो प्रमुख टॉपिक है उसमें हमारा जो मेन डायमेंशन है यह रहेगा कि चूँकि ऐसे अपराधों को बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, हम प्रमुख रूप से बात करें अगर तकनीक की, तो तकनीक वरदान भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकती है। छोटे में बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे निबंध भी लिखे होंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ऐसे में तकनीक का उपयोग जहां एक ओर बच्चों को शिक्षा के अवसरों से जोड़ता है, किसी भी महामारी के दौरान जब लॉकडाउन्स के समय बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए, बहुत सारे अवसरों से वे दूर हो रहे थे, ऐसे में तकनीक का उपयोग सामने आया और बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जुड़ गए। वहीं इसका एक दूसरा स्याह पक्ष ये दिखाई पड़ा कि जब बच्चे इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़े, उन्होंने इंटरनेट का उपयोग करना बहुत ज़्यादा शुरू किया और चूंकि पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए माँ बाप ने भी उनको छूट दे दी कि आप लोग पढ़िए। ऐसे में एक दूसरा पक्ष ये दिखाई पड़ा कि पढ़ाई के घंटों के बाद बचे घंटों में जो इंटरनेट का उपयोग किया गया, उसके वजह से बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई। साथ ही ऐसे लोगों को एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया कि बच्चे जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन माध्यम में मौजूद हैं तो कैसे उनको टारगेट किया जा सके। ठीक, तो ये एक तस्वीर इसी तरह का एक इशारा करती है। एक बच्चे को स्क्रीन से निकल करके कैंडी दी जा रही है, हालांकि हमेशा कैंडी अच्छी नहीं होती। ठीक, चलिए जो आज हमारी न्यूज़ है अभी हम उसको देखेंगे, क्या क्या बातें हैं उसमें। प्रमुख रूप से एनसीआरबी के, चूँकि हमने डेटा का जिक्र किया, डेटा के बारे में बात करेंगे, क्या आंकड़े क्या कहते हैं। कल भी हमने डेटा पर ही बात की थी, लेकिन डेटा इसीलिए आज इस कंटेक्स्ट में देखेंगे कैसे उपयोगी होगा। चिंता के क्या क्या मुद्दे हैं, सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किया है और सबसे ज़्यादा जरूरी कि सुरक्षा के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं और निष्कर्ष यानी समाज की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि यह विषय जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जोड़ सकते हैं हम साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्देनज़र। ऐसे में जीएस पेपर 3 में अगर कोई सवाल लिखने को आ जाए तो उसको लिखिएगा और अगर कोई फैक्ट से संबंधित सवाल बने तो उसका भी आंसर टिक कर दीजिएगा। जो न्यूज़ है वह है हाउ टू कीप चिल्ड्रन सेफ ऑनलाइन, बच्चों को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। एनसीआरबी का डेटा और अन्य डेटा पे बात करें तो एक डेटा की रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले एनसीआरबी की तरफ से। उन्होंने बताया था ओवर 400% राइज इन साइबर क्राइम केसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन 2020। डेटा बताता है कि 2020 में जो भी साइबर अपराध थे बच्चों के खिलाफ, उसमें 400% की बढ़ोतरी देखी गई। तो ये वही समय है जिसका भी हमने जिक्र किया, कोविड-19 महामारी के बाद का समय, जब बहुत सारे बच्चे एजुकेशन के पर्पज़ से इस ओर मुड़े और इससे जुड़े। एक और जो न्यूज़ है वह बताती है कि क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन वेंट अप शार्पली इन 2020। आईटी मिनिस्ट्री ने संसद को यह बात बताई है, संसद में इस डेटा का उल्लेख किया है। इस वजह से यह डेटा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कहा गया है इसमें 2019 और कुछ पहले के डेटा से आकलन किया गया है, एक तुलना की गई है 2020 के डेटा का। तो 2019 में साइबर अपराध के जहां 306 मामले बताए गए थे, वहीं 2020 में यह आंकड़ा 11 से 2 मामलों का हो गया। ये वह आंकड़ा है जो दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा ऐसा डेटा जो हमारे पास मौजूद नहीं है, बहुत सारे अपराधों में जो शिकार हुआ, जो विक्टिम बना व्यक्ति, वह भी सामने नहीं आया। तो ऐसे में शिकारी की भी पहचान नहीं हो पाई, वह डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसमें जो टॉप 5 स्टेट्स की बात है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा ऐसे मामले दर्ज किए गए साइबर अपराध से संबंधित,
उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर है जहां 170 मामले, कर्नाटक में 144, महाराष्ट्र में 137, केरल में 107 और फिर ओडिशा में 71। यानी क्रम हुआ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और फिर ओडिशा। जिस क्रम के आधार पर हम देख सकते हैं कि किस राज्य में कितना क्राइम दर्ज किया गया, ये महत्वपूर्ण है। हुआ इसका हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन कितना दर्ज किया गया ये बताता है। इसके अलावा एक और डेटा है जिसमें बताया गया है कि अगर ऑनलाइन अपराधों के 882 मामलों को देखें तो इनमें लगभग 738 मामले बच्चों के सेक्सुअल कंटेंट के प्रकाशन या प्रसारण से संबंधित थे। तो ऐसे संवेदनशील मुद्दे यहाँ पर बच्चों को पॉर्न इंडस्ट्री में खींचने की कोशिश की जा रही है या फिर उनका उपयोग करके एक तरह से लाभ कमाने की यहाँ पर कोशिश दिखाई देती है। तो उसमें वृद्धि हो रही है, एक तरह से अपराधों में वृद्धि हो रही है। एक और रिपोर्ट बताती है यूनिसेफ की 2020 की कि दक्षिण एशिया में 13% बच्चों और 25 साल या उससे कम उम्र के लोगों ने घर पर ही इंटरनेट का इस्तेमाल किया। ये वही दौर है कोविड-19 का। भारत का अनुमान है कि कोविड के दौरान भारत के 16 राज्यों में लगभग 37.6 मिलियन बच्चों ने ऑनलाइन और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा जारी रखी, जो कि जरूरी भी थी और जारी रखी गई। तो इन 37.6 मिलियन बच्चों का जब डेटा हमारे पास मौजूद है, हालांकि हम ये तो नहीं कह सकते कि कोविड-19 के दौरान ही डेटा के आधार पर ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है कि इनमें कितना उछाल आया, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल आंकड़ों से इस बात का पता लगा सकते हैं। चिंता के मुद्दे क्या हैं? जैसे सबसे पहली बात कि शिक्षा, मनोरंजन और संचार के उद्देश्यों से इंटरनेट पर बच्चों का समय बिताना बढ़ गया है, जो आवश्यक भी है। माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है कि यदि स्कूल नहीं जा पा रहा है तो शिक्षा कैसे पूरी करेगा, चिंता का विषय है ही। नई चीज़ों को कैसे सीखेगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन्स की स्थितियां हैं तो कहीं पड़ोस में भी नहीं जा सकता बच्चा खेलने, तो घर पर ही मनोरंजन इस तरह से कर रहा था या फिर गेम्स खेले जा रहे थे, पढ़ाई की जा रही थी, माँ बाप से बातचीत के बाद जो समय बचा दोस्तों से बातचीत गप की जा रही थी, समय बिताया जा रहा था। ऐसे में जो समय अधिक बिताया जा रहा है तो बच्चे ऑनलाइन जोखिमों के प्रति अधिक वल्नरेबल या फिर सुभिद्ध हो जाते हैं और ऐसे हैकर्स या फिर ऐसे लोग जो उन बच्चों को इस चीज़ के लिए आकर्षित कर सकते हैं, झांसा दे सकते हैं, बहला फुसला सकते हैं, उनकी रीच बढ़ जाती है। कुछ शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं उत्तर लेखन में, जैसे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहला तो ऑनलाइन यौन शोषण की बात है। ग्रूमिंग एक शब्द है कि जहां पर बच्चों को पहले धीरे धीरे बातचीत के जरिए बहला फुसलाकर उनका नाम पूछकर आगे बढ़ा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उनको इस ओर डाइवर्ट किया जाता है। पोर्नोग्राफी के संपर्क में आना, बाल यौन शोषण सामग्री का उत्पादन और इसका प्रसार। इसके अलावा साइबर बुलिंग की बात है, साइबर धमकी, उत्पीड़न या फिर गोपनीयता संबंधी जोखिम, जहां पर बच्चों से अक्सर उनका नाम, उनका पता, उनके स्कूल की जानकारी और भी बहुत सारी जानकारियां उनसे ले ली जाती हैं। तो एक ऐसा डेटा है जो संवेदनशील माना जाएगा और ऐसी जानकारी किसी के भी साथ साझा करना सही नहीं होगा। सरकारी प्रयासों की बात करें, सरकार ने क्या क्या किया था अभी तक और आगे भी क्या कर रही है, किस तरह के उपाय अपनाए हैं। तो आईटी एक्ट जो बनाया गया है, तो आईटी एक्ट की धारा है 67B जो इस तरह के कृत्यों पर सजा के प्रावधान करती है। ऑनलाइन माध्यम से इस तरह का कोई भी कंटेंट शेयर करना, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखना या फिर उससे संबंधित जो भी अन्य तरह के अपराध हैं उनको संदर्भित किया गया है इसमें। अगला, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें इस तरह का कोई भी अपराध यदि किसी व्यक्ति की नज़र में आता है तो उसमें रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया गया है, इसी को I4C भी कहते हैं। और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो कि अभी लंबित है, ड्राफ्ट के रूप में आ चुका है, हालांकि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, अभी कमेटी के पास है चर्चा के लिए। तो इसको भी सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, जहां पर ऐसे कोई भी डेटा से संबंधित जो भी जानकारी है, डेटा की सुरक्षा की बात है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात है, चाहे वो मैसेजिंग ऐप्स हों, मैसेंजर वाले ऐप हों, सोशल लाइफ से जुड़े ऐप हों, किसी भी तरह के चैटिंग, डेटिंग, कोई भी ऐप हो, उसमें किस तरह से डेटा को उनकी गोपनीयता सुरक्षित रखी जाए। इसके अलावा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इसका भी गठन किया गया है। और एक और अगर हम उदाहरण समझे तो ऑपरेशन मासूम एक दिल्ली पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा था, ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए जो इस तरह के बच्चों
के साइबर क्राइम, साइबर अपराधों से जुड़े हुए मामलों में शामिल होते हैं, जिसमें कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई। इसका नाम भी अगर आप उत्तर में लिख देंगे तो भी एक फ़र्क पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जब उत्तर लिख रहे होते हैं तो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता कि किन चीज़ों को लिखें, किन चीज़ों को छोड़ दें। तो कुछ प्रमुख नाम, मतलब कहानी लिखने से अच्छा है आप कुछ उदाहरण देते हुए लिखें, कुछ संस्थाओं का, कुछ ऑप्शंस का, यानी कुछ ऐसे जो भी अभियान चलाए गए हैं उनका अगर आप नाम लिखेंगे तो उत्तर में नंबर आपके जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। एनसीआरबी की भी बात हम कर ही सकते हैं, जहाँ पर इस तरह के कोई भी अपराध होते हैं उनका डेटा संकलित किया जाता है, और एनसीआरबी के पास बच्चों से संबंधित जो डेटा साझा करने में एक बड़ी भूमिका हम कह सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन एक संस्था है जो एनसीआरबी के साथ ऐसा कोई भी डेटा साझा करती है, तो उसके आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है वह डेटा एनसीआरबी के आगे के विश्लेषण के लिए और रिपोर्टों के लिए। अब सवाल है कि सुरक्षा के क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर उपाय दिए हैं, हम उनको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए। ठीक, पहला पॉइंट है कि बच्चों को आप इस बात की जानकारी दें कि वे किसी के साथ भी, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको वे नहीं जानते, अपना व्यक्तिगत डेटा साझा ना करें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन नंबर, स्कूल की जानकारी, स्कूल का एड्रेस या फिर माता पिता का नाम। ठीक, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी मांगता है बच्चों से तो वो उसको ब्लॉक करना चाहिए या फिर उसकी उन्हें रिपोर्ट करनी चाहिए, और ऐसी जो भी जानकारी है अपने माता पिता के साथ साझी करनी चाहिए। इसके अलावा आप उन्हें यह बात सिखाएं, यानी कि माता पिता के लिए ज़रूरी है, चूँकि हमने समाज से इस विषय को जोड़कर देखा है कि माता पिता कैसे बच्चों को क्या क्या बातें सिखा सकते हैं। इसी का एक पॉइंट ये भी है कि माता पिता उन्हें यह बात सिखाएं कि जो भी पासवर्ड वे अपने किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं, फेसबुक या फिर कोई इंस्टाग्राम या फिर जो भी वे अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, उसमें उसको कम से कम 2 फैक्टर्स का ऑथेंटिकेशन रखें, यानी मजबूत रखें उसको, ताकि डेटा प्राइवेसी बनी रहे और आसानी से उसको हैक ना किया जाए। अगला, उनको इस बात को भी समझाएं कि किसी भी स्ट्रेंजर व्यक्ति के साथ या फिर जिस व्यक्ति को वे नहीं जानते अन्य व्यक्ति के साथ अपनी किसी भी तरह की कोई भी फ़ोटो वगैरह साझा ना करें। इसके अलावा जो सोशल मीडिया और मैसेजिंग वीडियो ऐप्स हैं उसके लिए क्या हम उपाय अपना सकते हैं। तो बच्चों को बताएं कि वे ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग ना करें जो उनके लिए सही नहीं है। सही नहीं है का सेंस जो उनकी उम्र के हिसाब से सही नहीं है। जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ पर एज लिमिट 13 साल रखी गई है। तो माँ बाप को इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म्स का बच्चे उपयोग कर रहे हैं क्या वे उनकी उम्र के लिए उपयुक्त हैं या फिर उपयुक्त नहीं है। यदि उपयुक्त नहीं है तो ऐसे प्लेटफॉर्म से उन्हें दूर रखा जाए। इसके अलावा कुछ नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल साइट्स हैं जैसे फेसबुक। तो फेसबुक जैसी साइट्स में जो प्रोफाइल है उसको लॉक करने का फीचर दिया जाता है। तो यदि आवश्यकता हो, ऐसा लगे, तो वे अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रख सकते हैं, जिसके तहत उनकी जो खुफिया जानकारी है या फिर गोपनीय उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, खुफिया तो क्या ही कहें, तो उसकी सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा बच्चों को किसी भी स्ट्रेंजर्स व्यक्ति से बात करने से पहले इस बात को आप समझाएं कि किसी व्यक्ति से बात करनी है नहीं करनी है। सामान्यतः अवॉइड ही करना चाहिए किसी भी अन्य व्यक्ति से इस तरह के मैसेजिंग ऐप्स में बात करना। इसके अलावा उन्हें ये भी बताएं कि किसी भी तरह की ऐसी फ़ोटो जो आपके व्यक्तिगत स्तर पर उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, आपके व्यक्तिगत संबंधों से जुड़ी फ़ोटो है या फिर आपकी ही फ़ोटो है, वो शेयर ना करें। और इस तरह के ऐप्स में आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चे किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे, किस तरह के मैसेज भेज रहे हैं। हालांकि अगर बच्चा ऐसी चीज़ों से बचना चाह रहा है तो उसके लिए भी कुछ उपाय अपनाए जाएंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गेम्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे, छोटे बच्चे खास तौर से ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और मनोरंजन का एक विशेष साधन है घरों पर बैठे बच्चों के लिए। ऐसे में इस बात को माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी गेम किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है उसको विशेष रूप से वे देखें। जैसे अगर हम पबजी गेम की बात करें, जिसे अब कुछ नए नामों से भी जाना जाता है, तो पबजी गेम नहीं कहा जाएगा कि 6 साल के बच्चे के लिए उपयुक्त है।
तो 6 साल का बच्चा है और वो पबजी गेम खेल रहा है तो चिंता की बात है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता को बढ़ाता है या फिर बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा कई सारे जो पॉपुलर गेम्स हैं, फेमस गेम्स हैं, उनमें जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा एब्यूजिंग हो जाती है। कई बार उसमें न्यूडिटी से जुड़ा हुआ कंटेंट भी शो करा दिया जाता है। तो ऐसे गेम्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसे गेम्स बच्चों के फ़ोन में ना आ जाएं। इसके अलावा आप टाइम लिमिट लगा सकते हैं बच्चों के लिए। हम इस बात को लिखेंगे कि बच्चों के लिए जो माता पिता है वे टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, या फिर यदि बच्चा बहुत ज़्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व है तो उसके लिए हम बजट भी निर्धारित कर सकते हैं कि वह कितना खर्च कर सकता है। जैसे कि कई बार हम समाचारों में सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं कि किसी बच्चे ने माता पिता का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर के 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, हम कहें 5,000 जो भी खर्च कर दिया। तो क्या वह सही था? तो उस आधार पर बजट, चूँकि एक बच्चा आपका छोटा है, उसके लिए आप कितना बजट रखें ये आपको निर्धारित करना होगा, जिस हिसाब से वह बच्चा खर्च करे। इसके अलावा कितनी देर खेलेगा, वह गेम खेलेगा, उसका समय भी निर्धारित करें। इसके अलावा कई सारे जो गेम हैं उसमें टीम बिल्डिंग के जरिए गेम खेले जाते हैं, जैसे पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर जो भी इस तरह के गेम्स हैं। उसमें भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चे किस व्यक्ति के साथ गेम खेल रहे हैं, खासकर चूँकि जिस व्यक्ति के साथ वे गेम खेल रहे हैं वे चूँकि स्ट्रेंजर ही होंगे, तो वे व्यक्ति कैसे हैं या फिर किस व्यक्ति के साथ खेलना उचित होगा ये भी निर्धारित करें। इसके अलावा इस बात को भी बताएं कि गेमिंग के दौरान भी कोई भी व्यक्तिगत सूचना साझा न की जाए। बात करें निष्कर्ष की, यदि कोई भी संकेतक हमें दिखते हैं, कोई भी रेड फ्लैग्स दिखते हैं, यानी कोई भी ऐसी किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए जब बच्चा सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो वे कौन से संकेत हो सकते हैं जो माँ बाप को इस बारे में सतर्क कर सकते हैं कि बच्चा सही दिशा में नहीं है। जैसे अगर बच्चा गेम खेलते समय या फिर इंटरनेट या फिर मोबाइल या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, यानी ऑनलाइन जो भी ऑप्शन उपलब्ध है, यदि वह उसका इस्तेमाल आपके द्वारा तय की गई सीमा से ज़्यादा कर रहा है तब इस बात का ध्यान रखें, और अकेले बैठ करके कर रहा है तब तो और ध्यान रखें। इसके अलावा आपको ध्यान देना होगा कि वे ऑनलाइन किससे बात कर रहे हैं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, गार्जियंस की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अगर बच्चे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये वही कार्ड है जो आपके द्वारा, माता पिता के द्वारा उन्हें ऑथोराइज़ किया गया है या फिर कोई अन्य कार्ड उनके पास है। इसके अलावा यदि वे बहुत ज़्यादा आपसे कटे हुए रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, बहुत चिड़चिड़ाने लगे हैं, या फिर जिसके साथ भी वे गेम खेल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करना चाहते, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थितियों में बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बल्कि यदि कोई आपको ऐसी घटना लगती है, स्थिति लगती है, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी सरकार की तरफ से बनाई हुई संस्थाएं हैं, जो भी पोर्टल है, उसके बारे में आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह के जो भी क्राइम्स हैं उनसे बच्चों को बचा सकते हैं। बहुत ज़रूरी भी है, चूँकि यह समाज की ही जिम्मेदारी है। सरकार ने अपना काम कर दिया, लेकिन सबसे पहले जो बच्चों के नज़दीक होते हैं वे माता पिता ही होते हैं। उनको ही बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर तब जब वे टीन एज में हैं या फिर ग्रोइंग पीरियड में हैं, तब विशेष रूप से ध्यान रखें। और चूँकि तकनीक लाभकारी है, ऐसे में उनको डायरेक्टली तकनीक से दूर कर देना कोई अच्छा कदम नहीं होगा। तो तकनीक के साथ जुड़ते हुए जो उसके नुकसान हो सकते हैं उनसे बचे जाने की ज़रूरत होगी और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आज का सवाल देखें। सवाल है, बच्चों के खिलाफ बढ़ते साइबर और यौन अपराधों को रोकने में समाज किस तरह अपनी भूमिका निभा सकता है? एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए डेटा के आधार पर विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आपको इस उत्तर को लिखना है। हाल ही में जो एनसीआरबी ने डेटा जारी किया है उसका जिक्र कीजिए। उसमें जो भी डेटा बताया गया है कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं उनको लिखिए, और जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए कि किन किन चीज़ों को लेकर सतर्क हुआ जा सकता है और इन चीज़ों का क्या लाभ है, इसके बारे में उत्तर को फ्रेम कीजिए लिख करके। तो आज के सेशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। शुक्रिया।